मैं जा रहा हूँ, आप लॉक कर देना। Hello everyone, so this is Yogita Rangwani and I welcome you all to Learn and Share. So today we are going to learn about first chapter power sharing, which is our chapter number 1 of democratic politics. Okay, so let's get started. देखिए, सबसे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी से पता करेंगे, जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि पावर शेयरिंग का मतलब है पावर को शेयर करना। पावर को शेयर तो करना है, लेकिन पावर को शेयर कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, आई मीन पावर शेयरिंग क्यों हमारे लिए डिज़ायरेबल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडीज से ये जानेंगे कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों डिज़ायरेबल है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले जानने वाले हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक कंपोजिशन। ओके, सो लेट मी टेल यू ऑल दैट when some groups are made up on the basis of language, culture or identity, these groups are called ethnic groups. It means जब लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी के बेसिस पे कोई ग्रुप्स बनते हैं तो उनको हम कहते हैं एथनिक ग्रुप्स। जिस तरीके से रिलीजन के बेस पे कोई ग्रुप बनता है तो उसको हम रिलीजियस ग्रुप्स कहते हैं, उसी तरीके से जब लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी के बेसिस पे कोई ग्रुप बनेगा तो उसको हम एथनिक ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को हमें मिलता है बेल्जियम और श्रीलंका में। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं कि 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% लोग बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज और 59% लोग जो हैं वो बोलते हैं डच लैंग्वेज। ठीक है, अब 40 और 59% कितना होता है, इट इज़ 99%। 1% जो आपका एक और है वो जर्मन लैंग्वेज पीपल हैं। ठीक है, अब जर्मन लैंग्वेज पीपल को अभी फ़िलहाल हम यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ वी आर लर्निंग अबाउट मेजॉरिटी सेक्शन एंड माइनॉरिटी सेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो कंट्री है बेल्जियम, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस से थोड़ा नीचे आता है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो 40% हैं। टोटल कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 59% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ देख सकते हैं कि कंट्री जो बेल्जियम है उसमें डच स्पीकिंग लोग किस में हैं, मेजॉरिटी में हैं। किस में हैं, तो डच स्पीकिंग लोग किस सेक्शन में आते हैं, मेजॉरिटी सेक्शन में आते हैं, और फ्रेंच स्पीकिंग लोग आते हैं वो आते हैं माइनॉरिटी सेक्शन में। अब एक बार मैं और क्लियर कर दूं कि जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो मेजॉरिटी सेक्शन में आते हैं, आपको इतना तो पता होगा, और जिनकी क्वांटिटी कम होती है वो माइनॉरिटी सेक्शन में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 59% इज़ मोर देन 40%, दैट्स वाई डच जो है वो मेजॉरिटी सेक्शन में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब कैपिटल कौन सी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल कौन है, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में हम देखते हैं कि जो डच स्पीकिंग, इसका मतलब वाइस वर्सा हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। हम कंट्री जो कंट्री है बेल्जियम, हम उसमें देखते हैं कि मेजॉरिटी सेक्शन में कौन है, डच है, मेजॉरिटी किसकी है, डच लोगों की है, लेकिन इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। उसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ ब्रुसेल्स में क्या होता है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स जो हैं वो है 80%। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स कितने हैं, 80% फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स हैं। देखिए अगर हम बात करें ब्रुसेल्स की,
तो यहाँ 80% जो हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% जो हैं वो डच स्पीकिंग है। ठीक है, तो यहाँ ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, यहाँ देखने को मिलता है कि फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी सेक्शन में है और डच कम्युनिटी जो डच बोलने वाले जो लोग हैं, डच लैंग्वेज स्पीकर्स जो हैं वो कितने हैं 20% है। यानी कि यहाँ पे उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन को। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ओके, ठीक है, तो अगर हम बात करें श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की, तो यहाँ जो सिंहाला स्पीकर्स हैं, देखिए सिंहाला स्पीकर्स जो हैं वो हैं 74% टोटल पॉपुलेशन का। कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 74% जो लोग हैं वो बोलते हैं सिंहाला लैंग्वेज। ठीक है, अब सिंहाला स्पीकर्स का जो रिलीजन है वो क्या है, इनका रिलीजन है बुद्धिज्म। यानी सिंहाला लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं उनका मेन रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म। ठीक है, तमिल स्पीकर्स जो हैं वो यहाँ पे केवल 18% में है। यानी कि हमें ये देखने को मिलता है कि सिंहाला स्पीकर्स यहाँ पे मेजॉरिटी सेक्शन में है और तमिल स्पीकर्स यहाँ पे माइनॉरिटी सेक्शन में है, जैसा कि मैंने आपको बेल्जियम में बताया था मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के बारे में। अब देखिए 13% श्रीलंकन तमिल एंड 5% इंडियन तमिल। अब जो तमिल स्पीकर्स हैं जो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं उसमें से भी 13% तो श्रीलंकन तमिल्स हैं एंड 5% इंडियन तमिल्स हैं। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि ये श्रीलंकन तमिल क्या है और इंडियन तमिल क्या है, तो लेट मी क्लियर इट। देखिए जब कॉलोनाइजेशन पीरियड था 15, 16, 17 सेंचुरी के टाइम पे, तो जब श्रीलंका भी एक कॉलोनी हुआ करती थी, इंडिया भी एक कॉलोनी हुआ करती थी, तब क्या होता था कि इंडिया के जो सदर्न पार्ट के जो लोग थे जैसे तमिलनाडु वगैरह के, तो वहाँ के जो लोग थे वो टी कल्टीवेशन वगैरह जब चलता था तो वहाँ पे अपना काम सेटअप करने के लिए श्रीलंका चले गए थे ना, एंड देन उसके बाद वो वहीं बस गए, वहीं पे वो सेटल आउट हो गए। ठीक है, तो ये थे श्रीलंकन तमिल, ये थे इंडियन तमिल्स 5%, और श्रीलंकन तमिल्स वो हैं जिनके नेटिव, जिनके फोर फादर्स, दादाजी परदादाजी सब उनके शुरू से ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो वहीं रह रहे हैं, तो दीज आर श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, अब आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7% पॉपुलेशन इज ऑफ क्रिश्चियंस। अब 7% पॉपुलेशन जो है उनका जो मेन रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी का, यानी कि वो क्रिश्चियंस हैं और उनका मेन रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो दे स्पीक तमिल एंड सिंहालास बोथ। अब ये जो क्रिश्चियन लोग हैं 7% पॉपुलेशन के, ये तमिल और सिंहाला दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्लियर हो जाता है कि 74% जो सिंहाला स्पीकर्स हैं वो किस में हैं, वो मेजॉरिटी सेक्शन में हैं। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि नॉर्मल सी बात है, जब कोई सेक्शन मेजॉरिटी में है और कोई सेक्शन माइनॉरिटी में है, तो ये तो नेचुरल बात है कि मेजॉरिटी सेक्शन वाला जो होगा वो माइनॉरिटी सेक्शन पे डोमिनेंस करेगा ही करेगा, रूल करेगा ही करेगा, एंड देन इससे कॉन्फ्लिक्ट्स होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो अब कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या क्या तूफान आते हैं, क्या क्या स्टॉर्म्स आते हैं, कौन कौन से वॉर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म, है ना। तो लेट मी क्लियर दैट इट इज अ बिलीफ वेयर द सेक्शन इन विच हु इज majority section used to dominate over द सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी डिसरिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। मतलब कि माइनॉरिटी सेक्शन के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करते हुए, उनके हितों का बिल्कुल भी ध्यान न रखते हुए, उनके ऊपर जब मेजॉरिटी सेक्शन वाले जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, वो डोमिनेट करते हैं, वो रूल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, और इसी को मेजॉरिटेरियनिज्म को ही श्रीलंका में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अब जो वहाँ पे जो मेजॉरिटी सेक्शन यानी कि जो सिंहाला स्पीकर मेजॉरिटी सेक्शन में था, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी सेक्शन में जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वहाँ के गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है जो मेजॉरिटी सेक्शन में है, उन्होंने एक रूल पास किया
कब ये एक लॉ पास किया, कब पास किया, 1956 में इन्होंने एक लॉ पास किया, ठीक है। अब इस लॉ के तहत उन्होंने क्या क्या बातें कही, क्या क्या उन्होंने डिक्लेरेशंस किए हैं। देखिए, सबसे पहले सिंहाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी क्योंकि मेजॉरिटी ग्रुप की या मेजॉरिटी सेक्शन की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, सिंहाला थी। तो नॉर्मल सी बात है, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, सिंहाला को अपनी स्टेट की अपनी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे डिक्लेयर कर दिया, बिना ये सोचते हुए कि इससे तमिल लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फेवर्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस, यानी कि इनको और भी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलने लग गए। सिंहाला स्पीकर्स जो थे उनको और एक्स्ट्रा फेवर्स मिलने लग गए। कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती थी या यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, तो कुछ भी इनको जैसे जॉब्स वगैरह देनी है, नौकरियां देनी हैं, कोई भी पोजीशन देनी है, गवर्नमेंट सर्विसेज देनी है, तो इनको प्रिविलेजेस दिए जाते थे, यानी कि इनको सबसे पहले जो है अपॉइंट किया जाता था या जॉब्स दी जाती थी, ठीक है। प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म एज स्टेट रिलीजन, अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो सिंहाला स्पीकर्स हैं, सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं, उनका मेन रिलीजन क्या है, उनका मेन रिलीजन है बुद्धिज्म, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सिंहाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कंट्री की, उसी तरीके से उन्होंने अपने रिलीजन, जो उनका रिलीजन था बुद्धिज़्म, उसको प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन बना दिया। जिस तरीके से सिंहाला को स्टेट लैंग्वेज बनाया, उसी तरीके से बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बिना ये सोचते हुए कि इससे तमिल लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, श्रीलंकन तमिल लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस फॉर देयर राइट। तो यही तो मैं आपको कह रही थी कि अब मेजॉरिटी सेक्शन माइनॉरिटी सेक्शन पे इतने रूल करेगा, इतना ज़्यादा डोमिनेट करेगा, इतना रूल करेगा, इतना उसको दबाएगा और प्रेस करेगा, तो नॉर्मल सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही, ठीक है। तो अब फाइनली श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनको ये लगने लगा था कि हमारे मतलब देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। अब उनको ये समझ में आ गया था कि उनके राइट्स, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोटेस्ट उन्होंने लगा दिया, एक विरोध उन्होंने चला दिया कि अब हमको हमारे राइट्स के लिए लड़ना है। दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स, ठीक है। दिस डिस्ट्रक्ट लीड टू सिविल वॉर। अब इससे क्या हुआ, सिविल वॉर की जो है एक सिचुएशन आ गई थी। अब हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर, ठीक है। तो जब आपकी खुद की कंट्री में इंटरनली जब जो सिटीजन्स हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं, व्हेन योर ओन सिटीजन्स आर फाइटिंग अमंग ईच अदर, देन इट इज़ कॉल्ड सिविल वॉर। तो ऐसा ही हो रहा था श्रीलंका में। क्या हो रहा था, श्रीलंका में जो उसके खुद के सिटीजन्स थे, सिंहाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स, है ना, तो वो आपस में खुद ही क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, है ना, उसके खुद के जो सिटीजन्स थे श्रीलंका के, है ना। तो जब आपके खुद के जो सिटीजन्स होते हैं, व्हेन योर ओन सिटीजन्स आर फाइटिंग अमंग ईच अदर, दिस इज कॉल्ड सिविल वॉर। तो अब कुल मिला के एक स्टॉर्म आ गया था, एक तूफान आ गया था कि अब हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है, ठीक है। तो ये तो अभी अपन ने पढ़ा कि श्रीलंका में क्या क्या लागू किया गया, क्या क्या डिक्लेरेशंस की गई, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेल्जियम के अकोमोडेशन के बारे में। बेल्जियम की जो सिचुएशंस थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी श्रीलंका से, ठीक है। तो अब बेल्जियम में क्या होता है वो हम जानते हैं। देखिए, सिचुएशन वॉज डिफरेंट इन बेल्जियम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि श्रीलंका से काफ़ी सिचुएशन डिफरेंट थी, किसकी, बेल्जियम की, ठीक है। अब कैसे डिफरेंट थी वो हम जानते हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। कितनी बार इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, कितनी बार चेंजेस किए इन्होंने, 4 टाइम्स इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए, कुछ अमेंडमेंट्स किए। अब वो चेंजेस क्या थे, वो अमेंडमेंट्स क्या थे, वो अब हम जानते हैं। इक्वल डच फ्रेंच, देखिए, इक्वल डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे श्रीलंका की तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, भेदभाव नहीं हो रहा था, यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, इक्वल राइट्स दिए जा रहे थे डच स्पीकिंग वालों को भी और फ्रेंच स्पीकिंग वालों को भी,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम में कौन था, डच, जो बोलने वाले डच स्पीकर्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, और उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो मेजॉरिटी में थे। तो अब किया क्या जाए, तो अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने सोचा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी मिनिस्ट्रीज होंगी, यानी कि मान लो अगर 200 मिनिस्टर्स हैं तो उसमें से 100 मिनिस्टर्स जो होंगे वो आपके डच के होंगे और 100 मिनिस्टर्स आपके फ्रेंच बोलने वाले होंगे, यानी कि दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। ठीक है। Powers to state government, they are not subordinate to central government। अब देखिए, आपको पता है कि हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स तो बहुत सारी होती हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है, अब स्टेट गवर्नमेंट्स तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं ना। तो अब इन्होंने एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देने की बजाय इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर शेयर कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एम्पावर करना शुरू कर दिया, जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ना लगे कि दे आर बीइंग डिप्राइव्ड, या उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हैं, या उनसे नीचे रह के काम कर रहे हैं, उनके पास कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बेल्जियम वालों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर करना शुरू कर दिया, उनके बीच में भी इन्होंने पावर शेयरिंग करना शुरू कर दी। Brussels has a separate government in which both communities have equal, देखिए, equal representation, यानी कि म्यूचुअल कोऑपरेशन। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, म्यूचुअल कोऑपरेशन। देखिए, यही लाइन मैंने यहाँ आपको बताई थी। अब फ्रेंच स्पीकिंग का और डच स्पीकर्स का दोनों का क्या होगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन। ये आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेट करने लगी कि हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी रहेगा, जो भी राइट्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये इनको मतलब बिल्कुल ही शांति और सूझबूझ के साथ ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको आपस में सॉल्व कर रहे थे, फ्रेंच स्पीकर्स भी और डच स्पीकर्स भी। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब देखिए, इन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी, किसके लिए, अगर मान लो कुछ भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मतलब हालांकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी, बट फिर भी जैसे अगर मान लो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आगे जा करके, थोड़े बहुत भी लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो इसके लिए इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी सेटअप कर दिया था, जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ईजिली सॉर्ट आउट किया जा सके। तो अनलाइक श्रीलंका, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इक्वल जो है राइट्स दिए जा रहे थे डच स्पीकर्स को भी और जो है फ्रेंच स्पीकर्स को भी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में, अभी तक हमने जो है केस स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया है, श्रीलंका के केस स्टडी एंड बेल्जियम, इन दोनों की केस स्टडीज़ को नाउ वी हैव कंप्लीटेड। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, या वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ठीक है, तो इस आप लिख सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट होल्ड्स मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजंस। ठीक है, अब इसके मॉरल रीजंस भी हैं, मॉरल यानी कि नैतिक रीजंस या नैतिक कारण। जैसे कि आपने जब छोटी क्लासेस में थे तो आपने पढ़ा होगा, नैतिक जो शिक्षा होती है वो आपने पढ़ा होगा ना, कि आपको ये करना चाहिए, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए ना, तो वो गुणों वाली जो बात आती है वो आता है मॉरल, है ना। और एक है प्रूडेंशियल, है ना, तो प्रूडेंशियल मतलब कि एक समझदारी, एक विवेकी वाला, एक पेशेंस वाला काम भी है, इसलिए पावर शेयरिंग दो रीज़न से इम्पॉर्टेंट है ना। अब हम दोनों को वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, अब डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, रूल ऑफ द पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप जो है पावर को, अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में तो पावर शेयर की जाती है ना, अपने यहाँ पे भी पावर शेयर करी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर है, मतलब कि पावर किसी एक के पास सेंट्रलाइज्ड नहीं है, पावर को डिसेंट्रलाइज किया हुआ। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि आप पावर को डिसेंट्रलाइज करें। ठीक है, तो
इट इज़ अ पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो डेमोक्रेसी की जो मूलभूत अवधारणा है वो ही क्या है, पावर शेयरिंग है। अगर आप बिना पावर शेयरिंग के मतलब किसी एक को अगर आप बोल रहे हो, जैसे अगर मान लो कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, कहीं पे मोनार्कियल गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो राजा रानी का शासन होता है ना, तो अगर आप वहाँ पे राजा की इच्छा होती है कि आज घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा तो घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। राजा की इच्छा होती है कि आज सब रेड कपड़े पहनेंगे तो सब रेड कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब वहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी में पावर किसी एक के पास जो है सेंट्रलाइज तो नहीं रहती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करते हैं तो पावर शेयरिंग ही उसकी मेन स्पिरिट है, ठीक है। Legitimate government is one where citizens acquires a stake in system through participation. अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि वहाँ पे जो है पीपल का पार्टिसिपेशन हो। अगर आपको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि लीगल हो, जिसकी आप वैल्यू कर सकें, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जो है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन दें। और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन कब देंगे, जब उनको पावर दी जाएगी पार्टिसिपेशन करने की यार, तभी वो पार्टिसिपेशन देंगे, है ना। तो इसीलिए क्या होना, इसीलिए ये कुछ मॉरल रीजंस हैं पावर शेयरिंग के। अब हम जानते हैं इसके प्रोटेंशियल रीजंस के बारे में। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अब नॉर्मल सी बात है, अभी जैसे देखिए आप श्रीलंका में क्यों सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हुए, नॉर्मल सी बात है क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी सेक्शन को ज़्यादा जो है दिए जा रहे थे राइट्स, और माइनॉरिटी सेक्शंस के इंटरेस्ट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा था, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ क्या हो रहे थे, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, दंगा फसाद हो रहे थे, फाइट्स हो रही थी, सिविल वॉर्स हो रहे थे, है ना। तो अगर हम पावर शेयरिंग कर देंगे, अगर जो श्रीलंका वाले हैं वो भी अगर वो पावर शेयरिंग कर देते, सिंहाला के साथ साथ में तमिल स्पीकर्स को भी राइट्स दे देते, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, है ना। कोई पागल तो नहीं है कि ऐसे ही लड़ने बैठ जाएगा, है ना। तो वही बात है ना। तो वो ये पावर शेयरिंग से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नॉर्मल सी बात है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, दंगा फसाद होते रहेंगे, तो इससे क्या होगी, पॉलिटिकल में एक स्टेबिलिटी, पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। एक मतलब अपन कह सकते हैं कि एक स्थिरता जो है वो नहीं बन पाएगी, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है पॉलिटिक्स में ना, तो ऐसे दंगे फसाद चलते रहेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं नज़र आएगी। जबकि अगर पावर शेयर कर दी जाएगी तो सब बिल्कुल ईजिली, नॉर्मली, कंफर्टेबली चलता रहेगा, हर कोई अपनी पावर का यूज़, अपने राइट्स का यूज़ करता रहेगा, तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, ओके। तो ये कुछ पोटेंशियल रीजंस हैं जिसकी वजह से पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट और डिजायरेबल टू अस, तो ये आप दोनों रीजंस लिख सकते हैं, ओके। अब आगे देखिए, अब देखिए आप, tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well। अब देखिए, कुछ भी टायरनी मतलब डोमिनेंस, आप एक तरह से मान सकते हैं कि डोमिनेंस जब किया जाता है मेजॉरिटी वालों का माइनॉरिटी सेक्शन पे, तो उससे सिर्फ माइनॉरिटी सेक्शन ही ऑपरेसिव नहीं होता है, मतलब कि वो तो ऑपरेसिव होता ही होता है, वो तो दबता ही दबता है, उसके राइट्स तो जो हैं वो तो वायलेटेड होते ही होते हैं। पर ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि केवल माइनॉरिटी सेक्शन पर ही इसका असर नहीं पड़ता है, बल्कि मेजॉरिटी सेक्शन पर भी इसका असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कम्युनिटी के बेसिस पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई राइट्स होता है, जैसे हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में कोई राइट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई वॉर होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल हिंदुओं का ही खून बहेगा या केवल मुसलमानों का खून बहेगा या उन्हें कोई नुकसान होगा। नुकसान तो दोनों को ही होगा ना, नुकसान तो दोनों को ही होगा, दोनों का खून बहेगा, दोनों की प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ती जाएंगी, है ना। तो इसलिए लड़ना ही क्यों, पावर शेयरिंग कर दो ना, आप उसमें मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले तो हमें जानना है कि पावर शेयरिंग जब होती है तो
पावर किसी एक पर्सन के पास में सेंट्रलाइज ना हो करके, किसी एक पर्सन के पास वेस्टेड ना हो करके पावर मल्टीपल सिटीजन्स के हाथों में आ जाती है, मतलब पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है, ना कि किसी एक के पास होती है। एज सिंपल एज सिंपल एज डेमोक्रेसी। ओके, है ना। डेमोक्रेसी में भी क्या होता है, पावर किसी एक के पास नहीं होती, पावर डिसेंट्रलाइज होती है, क्योंकि इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, पीपल अपने राइट्स को समझते हैं, ठीक है। तो पावर शेयरिंग कैसे होगी, सिंगल पर्सन के हाथ में पावर ना रख करके किसके पास आ जाएगी, मल्टीपल सिटीजन्स के पास में पावर आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। अब क्या क्या किस किस तरीके से पावर शेयरिंग की जाती है, किस किस लेवल पे की जाती है, कौन कौन से कॉमन अरेंजमेंट्स किए गए हैं पावर को शेयर करने के लिए, वो हम देखने वाले हैं ना। सबसे पहले अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट, ठीक है। अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट, अब देखिए एक ही लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, एक ही लेवल पे डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, ये अलग अलग 3 ऑर्गन्स आपने पढ़ा होगा, दे आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स का मतलब अब हाथ पैर मत समझ लीजिएगा बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑर्गन्स का मतलब है 3 अंग हैं इसके, 3 पार्ट्स हैं इसके गवर्नमेंट के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे कौन कौन से, एक आपका होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। अब मैं आपको इसके क्विक रिव्यू में एक बार इसके काम बता देती हूँ। आपको पता ही होगा कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है वो लॉज को मेंटेन करने का काम करती हैं, लॉज को बनाने का काम करती हैं, ठीक है। अब इसमें लेजिस्लेटिव में आता कौन है, जो एमएलएज एमपीज वगैरह होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो लॉज इन्होंने बनाए हैं उन लॉज को एग्जीक्यूट करने का, यानी उनको लागू करने का जो है वो काम करती है। इसमें कौन कौन आता है, पुलिस, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि अभी मास्क नहीं लगाने पर 1000 रुपीज़ का जुर्माना लगेगा, ये लॉ इन्होंने मेंटेन कर दिया या बना दिया। अब इस लॉ को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, पुलिस एग्जीक्यूट कर रही है ना, पुलिस सबका चालान काट रही है, ठीक है। अब थर्ड ब्रांच आपकी आती है जुडिशरी ब्रांच या जुडिशल ब्रांच। इसमें कौन होता है, जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अलग अलग जजेस होते हैं, ठीक है, जिनका काम है प्रोटेक्शन और अपहोल्डिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो है उसकी रक्षा करने में या उसके प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी होती है, ठीक है। कि मतलब ये जो लेजिस्लेटिव हैं और एग्जीक्यूटिव हैं वो कहीं अपने राइट्स को वायलेट ना कर दें, अपने राइट्स का मिसयूज़ ना करने लग जाएं, इसके लिए जुडिशरी जो है वो इन दोनों पे क्या रखती है, एक चेक बना के रखती है या एक नज़र बना के रखती है, जिससे क्या रहता है, आप इन तीनों में आपस में बैलेंस भी बना रहता है। लेजिस्लेटिव के पास अपनी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव के पास अपने पावर अपने राइट्स होते हैं और जुडिशरी के पास अपने पावर अपने राइट्स होते हैं। तो कहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपने राइट्स का जो है कुछ ज़्यादा ही मिसयूज़ ना करने लग जाएं, इसके लिए जो है जुडिशरी जो है हमारी वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में नज़र बनाए रखते हैं, एक चेक बनाए रखती है, जिससे इन तीनों में बैलेंस बना रहता है। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये एक ही लेवल है और एक ही लेवल पे 3 अलग अलग ऑर्गन्स हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है ना। उसके अलावा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कैसे हो, मैंने आपको बता ही दिया कि ये चेक बना के रखता है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे, और क्योंकि इन तीनों के पास अपनी अलग अलग पावर्स, अलग अलग राइट्स होते हैं, तो ये तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं, जिससे बैलेंस बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं।
अमंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। अब पहले अपन ने जो देखा उसमें, पहले अपन ने जो स्लाइड देखी उसमें क्या हो रहा था, उसमें लेवल एक ही था, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स अलग अलग थे, डिफरेंट डिफरेंट में। अब यहाँ हम देखेंगे कि डिफरेंट लेवल पे किस तरीके से पावर शेयरिंग होती है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्टिकल फॉर्म में पावर शेयरिंग हो रही है ना। मैंने आपको बताया भी था सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट्स तो बहुत सारी होती हैं, जितने स्टेट होंगे उतनी गवर्नमेंट्स होंगी ना, तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, है ना। तो अलग डिफरेंट लेवल पे होता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 2 टीयर्स होंगे, एक मोर देन 2 टीयर्स भी हो सकता है। जैसे कि अगर अपन चाहें तो यहाँ एक जो है, यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है। लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, म्यूनसिपलिटीज़ वगैरह, है ना, नगर निगम वगैरह जो, तो वो होते हैं। तो अगर जो हम देखें तो अगर मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म। अब आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो आपका सेकंड चैप्टर है, वो यही है, फेडरलिज्म, है ना। फेडरलिज्म का मतलब ये है कि पावर को इस तरीके से शेयर करना वर्टिकल फॉर्म में, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स दे देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया जाना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, फेडरलिज्म को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर नहीं होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में भी अपनी अपनी पावर्स होनी चाहिए, है ना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, और अगर यूं जा रहा है तो मतलब वो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, जो कि इसको डिस्क्राइब करता है, इसको एलैबोरेट करता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए, अब अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो कि अलग अलग बेसिस पे बने हुए हैं या अलग अलग कम्युनिटी के बेसिस पे बने हुए हैं, तो इन सोशल ग्रुप्स में भी अगर पावर शेयरिंग कर दी जाए तो उससे भी जो है एक पीस बनी रहती है ना। सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि बेल्जियम में किस तरीके से उन्होंने अकोमोडेशन किया था, फ्रेंच और डच स्पीकर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, प्लस अगर लैंग्वेज कल्चर के बेसिस पे अगर कुछ भी इश्यूज होते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी थी, ठीक है। जिससे मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पावर शेयर कर दी कुछ सोशल ग्रुप्स पे, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ सोशली वीकर सेक्शन। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं, जो थोड़े कमज़ोर वर्ग हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो हैं, यहाँ पे देखिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब रिजर्व जो है, इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है। इनको पावर शेयरिंग क्यों करी जाती है, इनको एम्पावर करने के लिए ही तो करी जाती है, ठीक है। इससे हमारे क्या रहेगा, कंट्री में एक पीस बना रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें आता है कोalition गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। कोalition गवर्नमेंट होता क्या है, तभी तो पावर शेयरिंग करेंगे। जब मीनिंग ही नहीं पता होगा तो पावर शेयरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए, जैसे कोई भी अगर मानिए कभी इलेक्शन होते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्शन में जिसको भी मेजॉरिटी मिलती है, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, वो पार्टी विन कर जाती है या जीत जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, तब क्या होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो टाई अप कर लेती हैं आपस में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर किसी पार्टी को विन करने के लिए जो है, मान लीजिए किसी पार्टी को विन करने के लिए 250 सीट्स चाहिए, है ना, विन करने के लिए, फॉर विन। पार्टी ए को मान लीजिए मिलती हैं 200 सीट्स, पार्टी बी को मान लीजिए मिलती हैं 100 सीट्स या 150 सीट्स, ठीक है। तो मिली तो दोनों को ही 250 सीट्स तो नहीं मिली, तो दोनों ही पार्टीज विन तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब अब ये दोनों जो पार्टीज हैं वो आपस में टाई अप कर लेंगे विद बोथ देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए ये आपस में टाई अप कर लेंगी, और इनकी जो फिर जो सरकार बनेगी, जो इनकी जो गवर्नमेंट बनेगी टाई अप करने के बाद में, उसी को अपन कहते हैं कोalition गवर्नमेंट।
तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग, है ना। अब कोalition गवर्नमेंट जब बनेगी तो उसमें अलग अलग गवर्नमेंट्स होंगी, है ना, अलग अलग मतलब पार्टीज होंगी, गवर्नमेंट तो एक ही बनेगी लेकिन अलग अलग पार्टीज होंगी। तो नॉर्मल सी बात है कि उनमें सब में पावर शेयरिंग करी जाएगी। पावर किसी एक के पास तो सेंट्रलाइज करी नहीं जाएगी, सब में क्या करी जाएंगी, पावर शेयरिंग करी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज interest groups such as traders, business person, industrialist and farmers get a say in decision making। देखिए मतलब पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में भी पावर शेयरिंग करना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ पावर शेयर करना। अब उनके साथ पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी कंट्री को थोड़ा आगे ले जाने में, उनकी वजह से ही तो हमारी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करती है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो गवर्नमेंट वगैरह वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में बैठक करती है, कभी बिजनेसमैन के साथ बैठक करती हैं कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो क्यों करते हैं वो ऐसा, क्यों उनको पावर दी जाती है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को जो है आगे ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस पर्सनस हैं और उसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनको क्या दी जाए, उनको पावर दी जाए। उनको पावर दी जाएगी तभी तो वो हमारी कंट्री को जो है आगे ले जा पाएंगे या फिर हमारी कंट्री को आगे इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के जो हमने आज पढ़े हैं, ठीक है। तो ये था पावर शेयरिंग चैप्टर का एक क्विक रिव्यू जो कि मैंने आपको आज पढ़ाया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, इसके मैंने आपको अलग अलग रीजंस पढ़ाए। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मैंने आपको पढ़ाई, प्लस श्रीलंका और बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन के बारे में, इन 2 केस स्टडीज़ के बारे में मैंने आपको समझाया कि पावर शेयरिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। इस चैप्टर का जो एक क्विक रिव्यू है एटलीस्ट वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।